ओके सो हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर सीएमएसएल में, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल्स। हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज थी उनके लिए कौन सी रेगुलेशंस लगती थी, आईसीडीआर रेगुलेशन, और उनके लिस्टिंग के लिए हम लोग एलओडीआर में प्रोविजंस पढ़ रहे थे। बट एज फार एज नॉन कन्वर्टेबल्स आर कंसर्न, नॉन कन्वर्टेबल यानी डिबेंचर्स के लिए और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के लिए पहले क्या होता था, दो सेपरेट रेगुलेशंस होती थी। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की रेगुलेशन अलग होती थी और डेट सिक्योरिटीज की रेगुलेशन अलग होती थी। फिर इन दोनों रेगुलेशंस को मर्ज करके नॉन कन्वर्टेबल्स के नाम पर एक पूरी रेगुलेशन बना दी गई है जिसमें दोनों की बात करी है। नॉन कन्वर्टेबल्स में किसको किसको हम लोग कवर कर रहे थे, डेट सिक्योरिटीज थे और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे और परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स थे, परपेचुअल नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे और कमर्शियल पेपर। ठीक है, ये सब कवर हो रहे थे इसके अंदर। फिर इसमें हम लोग ने एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखे थे और जनरल कंडीशंस देखे थे, एलिजिबल इशूअर्स देखे थे, याद आया। हम लोग पहली चीज तो इनके पब्लिक ऑफर की बात कर रहे थे और इनके प्राइवेट प्लेसमेंट्स की बात कर रहे थे। ठीक है, देखिए एलिजिबिलिटी में हम लोग ने क्या क्या देखा था, ये वाले पॉइंट्स कि इनका प्रमोटर ना ही उस कंपनी का, मतलब उस कंपनी को कैपिटल मार्केट एक्सेस डिबार्ड नहीं होना चाहिए, ना ही किसी दूसरी कंपनी में। फिर क्या देखा था, विलफुल डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, उनके डायरेक्टर प्रमोटर जिस दूसरी कंपनी में है वहां पर भी विलफुल डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए। और ये लास्ट पॉइंट किस चीज का था, फाइन्स एंड पेनाल्टी। अगर उस कंपनी के अगेंस्ट कुछ फाइन्स एंड पेनाल्टीज हैं जो अभी भी पेंडिंग है तो भी ये इशू वो नहीं निकाल सकते। जनरल कंडीशन, हाँ बेटा, किस में बेटा, अच्छा ये वाले में है ना, फर्स्ट पॉइंट में। अच्छा एक डाउट ले लेते हैं, देखिए, however restrictions mentioned in B and D above shall not be applicable in case of a person who was appointed as a director only by virtue of nomination। देखो B and D above की बात कर रहे थे, B and D देखिए, B ये था, D ये था। any of the promoter or director is a promoter director of another company। अब पहले समझो ये है क्या पॉइंट, ये कह रहे हैं अगर मेरी कंपनी का जो प्रमोटर डायरेक्टर है वो किसी दूसरी कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर है, वो दूसरी कंपनी जो है अगर उसको कैपिटल मार्केट एक्सेस डिबार किया गया है तो इस ये कंपनी भी ये इशू नहीं निकाल सकती, ये पॉइंट था। अब कह रहे हैं जो प्रमोटर डायरेक्टर हमारी कंपनी का है वो दूसरी कंपनी का नॉमिनेटेड डायरेक्टर है। नॉमिनेटेड डायरेक्टर का मतलब उसको डिबेंचर ट्रस्टी ने अपॉइंट किया है। अब अगर वो नॉमिनेटेड डायरेक्टर है, डिबेंचर ट्रस्टी ने अपॉइंट किया है, तो नॉर्मली उस कंपनी के डिबारमेंट का रीजन वो नहीं होगा, क्योंकि वो वहां पर सिर्फ ये देखने के लिए बैठा है कि डिबेंचर होल्डर्स के साथ कुछ गलत ना हो। तो एक तरह से देखा जाए उस डायरेक्टर का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं अगर ऐसा कॉमन डायरेक्टर है जो उस कंपनी में सिर्फ नॉमिनेटेड डायरेक्टर है बाय डिबेंचर ट्रस्टी, तो ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब समझ गए, यानी अगर मिस्टर ए हैं जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं और मिस्टर ए एबीसी लिमिटेड के भी डायरेक्टर हैं और एबीसी लिमिटेड में वो सिर्फ डिबेंचर ट्रस्टी वाले डायरेक्टर हैं और एबीसी कंपनी विलफुल डिफॉल्टर है, तो बताओ ये वाली जो कंपनी है ये नॉन कन्वर्टेबल का इशू निकाल सकती है, यस निकाल सकती है। आ गया, ठीक है। ओके, फिर हम लोग ने जनरल कंडीशंस में देखो क्या देखा था, सबसे पहले क्या करना था, प्रिंसिपल अप्रूवल। एक मिनट, एक और डाउट है, सी एंड डी, आई थिंक सी एंड डी इसका पूछ रहे हो ना, ये बेटा वही चीज है। विलफुल डिफॉल्टर मतलब एक लिस्ट होती है आरबीआई की जिन्होंने लोन्स वगैरह ले रखे हैं लेकिन डिफॉल्ट कर दी है, पेमेंट नहीं कर रहे हैं, विलफुल डिफॉल्टर में उनका नाम मेंशन कर दिया जाता है। तो अगर आपकी कंपनी का कोई प्रमोटर डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर है तो भी आप इशू नहीं निकाल सकते, और अगर वो किसी दूसरी कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर है जो कंपनी विलफुल डिफॉल्टर है तो भी हम नहीं निकाल सकते। दोनों पॉइंट्स रिलेटेड हैं, सी एंड डी। अच्छा, जनरल कंडीशन में सबसे पहले क्या करना था, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी थी स्टॉक एक्सचेंज से, फिर किससे अग्रीमेंट करना था, डिपॉजिटरी से, फिर किसको अपॉइंट करना था, डिबेंचर ट्रस्टी को डिबेंचर्स के केस में, और किसको अपॉइंट करना था, रजिस्ट्रार टू एन इशू जो कि इंटरमीडियरी था। नेक्स्ट क्या करवानी पड़ती थी, उसकी क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है, रेटिंग्स लेनी पड़ेगी, रिकवरी एक्सपेंड फंड बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक इशुएंस के लिए जो भी रूल्स हैं वो इनको कंप्लाई करने पड़ेंगे, रेगुलेटरी फीस जो है वो देनी पड़ेगी। ये पॉइंट याद है, राइट टू रिकॉल और रिडीम प्रायर टू मैच्योरिटी, यानी अगर कंपनी चाहे तो ड्यू डेट के पहले ही वो डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकती है। नेक्स्ट क्या देखा था, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर्स के केस में डीआरआर बनता है और प्रेफरेंस शेयर्स के केस में सीआरआर बनता है, ठीक है।
हर सिक्योरिटी का एक यूनिक नंबर होता है, वो क्या था, ISIN नंबर। ट्रस्ट डीड बनवानी पड़ेगी, किसके किसके बीच में होगी ये ट्रस्ट डीड, कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में, कि डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट किया गया है डिबेंचर्स के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। देन लिस्टिंग अग्रीमेंट इनको करना पड़ेगा किसके साथ, स्टॉक एक्सचेंज के साथ, कि आपको लिस्टिंग के सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई करना है। ट्रेडिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल भी देखा था, और एक ये पॉइंट याद है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर उन्होंने इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करी है, देन इन दैट केस वो डिविडेंड दे सकते हैं ट्रस्टी से पूछ के, ठीक है। नॉर्मली तो नहीं दे सकते, लेकिन इसके लिए उनको डिबेंचर ट्रस्टी की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। ऑब्लिगेशंस ऑफ द इशूअर हमने रीड करने के लिए कहा था, जो आपने नहीं पढ़ा होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, जरूरत क्या पढ़ने की, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ा, बस इतना कह दो कि सीरीज की तैयारी कर रहे थे इसलिए नहीं पढ़ा, हमको थोड़ा अच्छा लगेगा, हाँ इसीलिए नहीं पढ़ा, पक्का, फिर ठीक है। पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब यहां से स्टार्ट करेंगे। देखो कंडीशंस फॉर पब्लिक इशू, अब ये पूरा प्रोसीजर बताएंगे जैसा हम लोग नॉर्मल पब्लिक इशू में कर रहे थे। नॉर्मल पब्लिक इशू में भी बताइए सबसे पहला स्टेप क्या था, किसको अपॉइंट कर लेते थे, मर्चेंट बैंकर को। तो देखो यहाँ पर भी सिर्फ एक एक लाइन मार्क करना। कंडीशंस फॉर पब्लिक इशू में सबसे पहला पॉइंट हो गया था, इशूअर शैल अपॉइंट वन और मोर मर्चेंट बैंकर, और अगर एक से ज्यादा मर्चेंट बैंकर होंगे तो उसमें से एक को लीड मर्चेंट बैंकर अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। सेकंड देखो एक पॉइंट आएगा यहाँ पर, इसको हमने बताया था शॉर्ट नोट में आ सकता है, इशुएंस ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटी। सोच के बताओ ग्रीन डेट सिक्योरिटी कैसी होती होंगी। ग्रीन का मतलब ही है कुछ ना कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड। कभी कभी कंपनी ऐसी डेट सिक्योरिटीज निकालते हैं जिनका पैसा यूज होगा एनवायरमेंट के लिए, ठीक है, इनको कहा जाता है ग्रीन डेट सिक्योरिटी। देखिए, एन इशूअर डिजायरस ऑफ इशूइंग एंड लिस्टिंग ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटी शैल कंप्लाई विद द कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड। अब इन्होंने ये कुछ नहीं बताया है कि ग्रीन डेट सिक्योरिटी के लिए कंडीशन क्या होती है, इन्होंने बस ये कहा है ग्रीन डेट सिक्योरिटीज के लिए जो कंडीशंस है वो कंप्लाई करनी पड़ेंगी, और फिर ये बता दिया कि ग्रीन डेट सिक्योरिटी होता क्या है। मतलब समझ में आया, आपके चैप्टर में बहुत कम कर दिया, इंस्टीट्यूट ने नहीं बताया ग्रीन डेट सिक्योरिटी के लिए कंडीशंस क्या होंगी। सिर्फ कितना पोर्शन कवर्ड है, व्हाट इज अ ग्रीन डेट सिक्योरिटी। ग्रीन डेट सिक्योरिटी देखो क्या है, इट मींस अ डेट सिक्योरिटी इशूड फॉर रेजिंग फंड। किसी भी तरीके की सिक्योरिटी को रेज मतलब इशू करके हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, फंड रेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका पैसा देखो कहाँ यूटिलाइज्ड होगा, टू बी यूटिलाइज्ड फॉर प्रोजेक्ट्स और एसेट्स फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। और जरा इन प्रोजेक्ट्स को देखो कैसे समझ में आ रहे हैं ये, रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी एफिशिएंसी, वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल लैंड, बायोडाइवर्सिटी, ये सब क्या समझ में आ रहे हैं, किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो अगर इन प्रोजेक्ट्स के लिए हमको पैसा चाहिए, इसके लिए कंपनी ने डिबेंचर्स निकाले और डिबेंचर के उस पैसे को इन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किया गया, तो उसको ग्रीन डेट सिक्योरिटी माना जाता है, ठीक है। फाइन, शॉर्ट नोट आएगा तो लिख लेंगे। अब सारे प्रोजेक्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है, 3-4 याद कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट आइए, सबसे पहले मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करते थे। सेकंड पॉइंट क्या होता था, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट बनाते थे, जिसमें से जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है वो किसको सबमिट कर देते थे, सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज को, जिसमें वो अपने कमेंट्स बताते थे, और उसके बाद ऑफर डॉक्यूमेंट जो होता था वो पब्लिक को दे दिया जाता था। सेम देखिए यहाँ हो रहा है, issuer shall not make a public issue of debt security or non-convertible redeemable preference share unless a draft of a document has been filed with all the stock exchange on which such securities are proposed to be listed. तो जब तक हम ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट स्टॉक एक्सचेंज में फाइल नहीं कर देते हैं तब तक वो पब्लिक इशू नहीं हो सकता। आगे देखिए क्या लिखा है, द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद द स्टॉक एक्सचेंज शैल बी मेड पब्लिक by posting the same on the website for seeking public comments। अब क्या हुआ बताओ, पहले हमने ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट स्टॉक एक्सचेंज को दिया, फिर स्टॉक एक्सचेंज ने उसको पब्लिक में अवेलेबल करा दिया ताकि पब्लिक अपने कमेंट्स भेज सके, ठीक है, जिसके लिए उनको कितना समय दिया गया, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो प्रोसीजर में सबसे पहला पॉइंट क्या था, हम किसको अपॉइंट कर रहे थे, मर्चेंट बैंकर को। फिर क्या किया हमने, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल किया स्टॉक एक्सचेंज के पास, और स्टॉक एक्सचेंज ने उसको पब्लिक के लिए अवेलेबल करा दिया।
आगे देखो कह रहे हैं ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट शैल ऑल्सो बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट. लीड मैनेजर शैल इंश्योर, बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, बताना क्या लिखा है. लीड मैनेजर शैल इंश्योर दैट ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट क्लियरली स्पेसिफाई द नेम एंड कॉन्टैक्ट including postal and email and telephone number of the compliance officer who shall be the company secretary. बताओ ये क्या पॉइंट हुआ. हाँ, कह रहे हैं ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट में कंप्लायंस ऑफिसर का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा. वो कंप्लायंस ऑफिसर कौन होगा? कंपनी सेक्रेटरी. ठीक है. The lead manager shall ensure that all comments received on the draft of a document, ये comments कौन दे रहा होगा अपने? पब्लिक को अवेलेबल करवाया था. तो कह रहे हैं the lead manager shall ensure that all comments received on the draft of a document are suitably addressed prior to the filing of offer document with ROC. अब पब्लिक ने जो भी कमेंट्स दिए हैं उसके हिसाब से आप अपने ऑफर डॉक्यूमेंट को चेंज करिए, अमेंड करिए और फिर वो ऑफर डॉक्यूमेंट आप अवेलेबल करवा दीजिए किसको? पब्लिक को, आरओसी को. ओके. नेक्स्ट देखिए डिस्क्लोजर इन द ऑफर डॉक्यूमेंट. द ऑफर डॉक्यूमेंट शैल कंटेन, किस चीज का ऑफर डॉक्यूमेंट है ये? किस चीज का ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब क्या इशू किया जाए? नॉन कन्वर्टेबल्स. समझ रहे क्या चल रहा है? कंपनी नॉन कन्वर्टेबल इशू कर रही है. जैसे हम लोग जब शेयर इशू करते हैं तो प्रोस्पेक्टस बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ कंपनी नॉन कन्वर्टेबल्स इशू कर रही है. नॉन कन्वर्टेबल इशू करने के लिए हमने क्या बनाया है? ऑफर डॉक्यूमेंट. Okay, the offer document shall contain all material, true, fair and adequate disclosure which are necessary for the subscribers of the debt security and non-convertible redeemable preference share to take an informed decision. Prospectus में भी हम लोग वही सारी चीजें लिखते थे. कह रहे हैं आपको वो सारी चीजें लिखनी होंगी जिससे लोगों को पता चल जाए कि हमको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है. ओके, नेक्स्ट इसमें मार्क करिए एडवर्टाइजमेंट फॉर पब्लिक इशू. The issuer shall make an advertisement through electronic mode such as online newspaper or website of the issuer or the stock exchange or in an English national daily and regional national daily. अब ये ऑफर डॉक्यूमेंट पब्लिक को कैसे अवेलेबल करवाया जाएगा? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू. ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट भी कर दीजिए और न्यूज़पेपर में भी छपवा दीजिए. प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट ऑफ इंसेंटिव, ये देखो क्या है. एनी पर्सन कनेक्टेड विद द इशू शैल नॉट ऑफर एनी इंसेंटिव in any manner whether in cash or kind to any person for making an application in the issue. मतलब किसको इंसेंटिव देने की बात कर रहे हैं? किसको इंसेंटिव देने की बात कर रहे हैं? प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट ऑफ इंसेंटिव. एनी पर्सन कनेक्टेड विद द इशू शैल नॉट ऑफर एनी इंसेंटिव टू एनी पर्सन फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन. इन्वेस्टर को कह रहे हैं आप ऐसा, जैसे मान लो मर्चेंट बैंकर ने कह दिया कि आप इसमें अप्लाई करिए, हम आपको 5% बोनस दे देंगे, हम आपको इतना % एडिशनल बेनिफिट दे देंगे. कह रहे हैं ऐसी कोई इंसेंटिव स्कीम आप लॉन्च नहीं कर सकते वरना वो इन्वेस्टमेंट बाइस्ड हो जाएगा. तो ये कह रहे हैं किसी भी तरीके का अट्रैक्टिव ऑफर आप नहीं दे सकते कि आप हमारे यहाँ नॉन कन्वर्टेबल में पैसा लगाइए, हम आपको इतना इतना बेनिफिट दे देंगे या हम आपको इतना कैश बोनस दे देंगे. किसी भी तरीके का इंसेंटिव देना अलाउड नहीं होगा. जो लोग इन्वेस्ट करें वो अपनी मर्जी से इन्फॉर्म्ड डिसीजन की वजह से इन्वेस्ट करें, इंसेंटिव की वजह से इन्वेस्ट ना करें. नेक्स्ट देखो अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म. व्हाट इज एन अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस? अब्रिज्ड इज अ पार्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस. लिखो अब्रिज्ड का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस व्हिच इज नॉट अ फुल प्रोस्पेक्टस. देखिए एक प्रोस्पेक्टस होता है जो फुल प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें सारे डिटेल्स होते हैं, एक होता है जिसमें समराइज्ड फॉर्म में चीजें लिखी होती हैं, वो अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस होता है. तो ये कह रहे हैं जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ऊपर क्या लगा होगा? अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस. अब आपने अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस ले लिया, आपको डिटेल प्रोस्पेक्टस चाहिए तो वो आपको कंपनी के पास से अवेलेबल हो जाएगा. तो ये कह रहे हैं द इशूअर एंड द लीड मैनेजर शैल इंश्योर दैट एवरी एप्लीकेशन फॉर्म एंड अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस is in the format as specified by the SEBI. An abridged prospectus shall not contain matters which are extraneous to the contents of the offer document. यानी कि abridged prospectus में सिर्फ वही इंफॉर्मेशन हो सकती है जो ऑब्वियसली कहाँ हो? ऑफर डॉक्यूमेंट में. एक तरह से abridged prospectus ऑफर डॉक्यूमेंट का समराइज्ड डॉक्यूमेंट होता है. तो पूरा प्रोस्पेक्टस देने के बजाय हमने सिर्फ क्या दे दिया? अ पार्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिसको हम क्या कहते हैं? abridged prospectus. अब अगला पॉइंट पढ़ के बताओ क्या हो रहा होगा.
प्राइस डिस्कवरी एंड बुक बिल्डिंग, मतलब कंपनी नॉन कन्वर्टेबल्स इशू कर रही है, कितने रुपए पे वो डिबेंचर लेंगे, इसकी प्राइस डिस्कवरी के लिए फिर से कौन सा मेथड यूज होगा, बुक बिल्डिंग मेथड। अब सेम प्रोसीजर होगा, वही लोअर प्राइस कैप प्राइस, फ्लोर प्राइस कैप प्राइस, फिर बिडिंग्स होंगी, बिडिंग्स में से जो हाईएस्ट प्राइस आ जाएगा वो प्राइस डिसाइड होगा। यानी नॉन कन्वर्टेबल्स के इशू के केस में भी प्राइस जो है वो दो तरह से हो सकता है, एक फिक्स्ड प्राइस इशू, एक बुक बिल्डिंग मेथड। फिक्स प्राइस इशू जिसमें कंपनी खुद बता देगी कि भाई हमारा डिवेंचर 100 रुपए का है, आपको 100 रुपए पे लेना है। और बुक बिल्डिंग मेथड में क्या होगा, रेंज बता देगी, आप बताओ आप कितने पे लोगे। ठीक है, तो देखिए द इशूअर में डिटरमाइन द प्राइस और कूपन ऑफ डेट सिक्योरिटी एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इन कंसल्टेशन विद द लीड मैनेजर। द इशू ऑफ डेट सिक्योरिटी एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मे बी एट, देखो दो तरीके क्या हुए, या तो फिक्स प्राइस पे ले ले और अ फिक्स्ड कूपन, और इशूअर में डिटरमाइन द डिमांड एंड प्राइस और कूपन ऑफ द डेट सिक्योरिटीज, किस मेथड के थ्रू, बुक बिल्डिंग मेथड के थ्रू। तो ये दो तरीके होते हैं प्राइस डिस्कवरी के, फिक्स्ड प्राइस मेथड या फिर बुक बिल्डिंग मेथड। एनी डाउट्स हियर, सिंपल पॉइंट्स हैं। पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन बताइए, आईपीओ का पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या था, कम से कम कितने दिन और ज्यादा से ज्यादा कितने दिन खुला रहता था आईपीओ, मिनिमम 3 days और मैक्सिमम 7 की 10, 7 की 10, देख कर आओ आईपीओ कितने दिन खुला रहता था, कम से कम कितने दिन, ज्यादा से ज्यादा कितने दिन, कौन से चैप्टर में देखना है ये पता है, एलओडीआर में देखो, एलओडीआर में ढूंढो अगर मिल जाए, जहां मिल जाए। मिला, मिनिमम कितना मैक्सिमम कितना, मिनिमम 3 मैक्सिमम 10, मिल गया, मिनिमम 3 मैक्सिमम 10। और अभी हम लोग एक और चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें बहुत सारे पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन देखे थे हम लोगों ने, बायबैक था। अच्छा 22 वर्किंग डेज किस में था, जो पहले 6 महीना था, फिर 66 डेज हुआ, फिर 22 हुआ और अब खत्म हो गया, बायबैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, ओपन मार्केट से बायबैक हो रहा था स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, याद आया कुछ कुछ। और क्या था, टेंडर ऑफर वाला कितने दिन खुला था, कितने दिन बाद खुला था और कितने दिन, 5 दिन तक खुला था। देख के बताओ, सोच के क्यों बता रहे हो, सोच के कौन सा याद आ जाएगा आपको, फटाफट पन्ने पलटिए, बताइए बायबैक का टेंडर ऑफर कितने दिन बाद खुला था और कितने दिन तक खुला रहा था, 4 days बाद खुला था और 5 दिन खुला रहा था, 5 दिन तक खुला रहा था टेंडर ऑफर। और एक और कौन सा मेथड था, लास्ट वाला कौन सा था, बुक बिल्डिंग, उसमें कितने दिन तक खुला था, मेहनत भी नहीं होती है आप लोगों से कि लाओ जाके देखाएं, 2 दिन, ठीक है, याद आया सब। अच्छा अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, नॉन कन्वर्टेबल्स का इशू, जरा देखिए इनका पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन कितना है, कह रहे हैं पब्लिक इशू ऑफ डेट सिक्योरिटी नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर शैल बी केप्ट ओपन फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 वर्किंग डेज, कम से कम 2 दिन और मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज, मिनिमम 2 मैक्सिमम 10। मिनिमम सब्सक्रिप्शन बताओ, आईपीओ के केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता था, कितना पढ़ा है आज तक, 90% होता था। इसका मतलब क्या होता था कि अगर 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए तो वो इशू फेल हो जाता था। यहाँ कितना लिखा है, 75%, ठीक है। कुछ नंबर्स चेंज्ड हैं क्या आप लोग के में भी, कहाँ कहाँ चेंज है बताते जाओ। पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन में आपके में क्या लिखा है, मिनिमम 3, उसको 2 कर लो, ठीक है। और भी कहीं चेंज था, जहां जहां चेंज है वहां करते जा रहे हैं कि इग्नोर कर रहे हैं, हाँ 7 था एक जगह, ऑनलाइन में भी आया है, ठीक है, जिसको 5 आई थिंक हमारे में दिया है, चेंज करते जाइएगा, ओके।
हाँ, तो इनके में देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना चाहिए, 75%. मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर अ पब्लिक इशू शैल नॉट बी लेस देन 75% of the base issue size as may be specified by SEBI. Okay? Allotment of security and payment of interest. जरा ये point देखना. The issuer shall ensure that in case of listing of debt security and non-convertible preference share issued to the public, allotment of security offered to the public shall be made within such timeline. यानी अगर उनको allotment मिल गई है तो within time limit allot हो जाना चाहिए. और अगर allot नहीं हुआ, where the debt securities are not allotted, the issuer shall undertake to pay interest at the rate of 15%. ये बताओ क्या हुआ, आपने अप्लाई किया तो आपको विद इन टाइम लिमिट अलॉटमेंट हो जानी चाहिए. अगर विद इन टाइम लिमिट अलॉटमेंट नहीं हुई है और कंपनी आपका पैसा वापस नहीं कर रही है तो 15% के हिसाब से कंपनी को आपको ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट. एनी डाउट? ओके. अंडरराइटिंग क्या होता था, जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा ना हो पाए तो अंडरराइटर्स ले लेते थे. सेम यहां पर भी अंडरराइटिंग का क्लॉज अवेलेबल है. अ पब्लिक इशू of debt security and non-convertible preference share may be underwritten by eligible intermediary either in full or part, and in such case adequate disclosure regarding the underwriting arrangement shall be disclosed in the offered document. तो नॉर्मल पब्लिक इशू में भी अंडरराइटिंग हो सकती है और यहाँ पर भी हो जाएगी. एंड देन मैंडेटरी लिस्टिंग, एक बार आपने अपनी सिक्योरिटीज इशू कर दिए, अब आपको उन्हें क्या करवाना पड़ेगा, लिस्ट करवाना पड़ेगा. जैसे हम लोग वहां भी देख रहे थे, जब कंपनी जब नए शेयर्स इशू करेगी, नए शेयर इशू करने के बाद इमीडिएटली उन शेयर्स को क्या करवाना पड़ता था, लिस्टिंग. इसी चीज की तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले रहे थे स्टार्टिंग में स्टॉक एक्सचेंज से. ठीक है, फाइन. तो ये प्रोसीजर एक तरह से कह सकते हैं, नॉट स्टेप बाय स्टेप, बट ये जनरल प्रोसीजर है फॉर इशूइंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. एनी डाउट? सिर्फ हेडिंग याद कर लीजिएगा. नेक्स्ट है अदर ऑब्लिगेशंस बाय द लीड मैनेजर. अब ये सिंपल है, देखो लीड मैनेजर को क्या नहीं करना चाहिए. द लीड मैनेजर शैल नॉट एम्प्लॉय एनी डिवाइस और स्कीम और आर्टिफाइस टू डिफ्रॉड इन कनेक्शन विद द सब्सक्रिप्शन. मतलब लीड मैनेजर ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे किसी के साथ फ्रॉड हो रहा हो. कोई झूठ नहीं बोलेगा, कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे जो सिक्योरिटी होल्डर्स हैं उनके साथ कुछ गलत हो. जैसे पहले उसने ऑफर डॉक्यूमेंट में कुछ अच्छा लिख दिया कि कंपनी एक प्रॉस्पेरस कंपनी है और बाद में जाके पता चले कि कंपनी एक अच्छी कंपनी नहीं थी. ऐसा कुछ भी लीड मैनेजर नहीं कर सकता. लीड मैनेजर शैल इंश्योर दैट, बताओ ये क्या पॉइंट हुआ, सिक्योर्ड डेट सिक्योरिटीज आर सिक्योर्ड बाय 100% सिक्योरिटी कवर. सिक्योर्ड डेट सिक्योरिटीज कौन से हुए, सिक्योर्ड डिबेंचर. कह रहे हैं दे आर सिक्योर्ड बाय 100% सिक्योरिटी कवर. मतलब उसके ऊपर 100% बैकिंग हो. 100% बैकिंग मतलब अगर 1 लाख का डिबेंचर है तो 1 लाख का एसेट गिरवी होना चाहिए. ये देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी, लीड मैनेजर की. ओके. ड्यू डिलिजेंस बाय डिबेंचर ट्रस्टी. देखो डिबेंचर ट्रस्टी क्या क्या देखेगा, वैसे इसके ना पॉइंट्स वो हैं, मतलब याद करने वाला नहीं है. देखो लिखा है ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा उसको इस फॉर्मेट में. द डिबेंचर ट्रस्टी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द ऑफर डॉक्यूमेंट एंड प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ पब्लिक इशू फर्निश टू सेबी अ ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट. ड्यू डिलिजेंस का मतलब समझते हैं क्या होता है, एक हाँ सारी कंप्लायंसेस डन है कि नहीं, एक चेकिंग प्रोसीजर होता है. प्रोफेशनल में आपका पूरा सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, कंप्लायंस एंड ड्यू डिलिजेंस, विच इज बेसिकली कंप्लायंस ऑफ ऑल द लॉज. तो एक तरह से कह रहे हैं डिबेंचर ट्रस्टी ये चेक करेगा कि सारे रूल्स कंप्लाइड हैं कि नहीं है और इसका एक सर्टिफिकेट बनाएगा. और सर्टिफिकेट बना के देखिए किसको सबमिट कर देगा, स्टॉक एक्सचेंज को. ये ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट जो है सिक्योर्ड डिबेंचर के केस में देखो इस फॉर्मेट में होना चाहिए. एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है. पार्ट ए शेड्यूल 1 में दिया है इनका फॉर्मेट और अनसिक्योर्ड वालों का पार्ट ए शेड्यूल 4A में दिया हुआ है. इससे फिलहाल आपको मतलब नहीं है. ये फॉर्मेट है किस चीज का, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट का, उसका फॉर्मेट है ये. बस ये नॉर्मल खत्म हो गया. अब देखो जो अगली बात आई है वो किसकी है, लिस्टिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डेट सिक्योरिटी. बताओ अभी किस चीज का प्रोसीजर पढ़ रहे थे, पब्लिक इशू का. अभी हम लोग पढ़ रहे थे अगर डेट सिक्योरिटी और नॉन कन्वर्टेबल का हम पब्लिक इशू कर रहे हैं. अब कह रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, where the issuer has disclosed the intention to seek listing of debt security and non-convertible redeemable preference shares
issued on a private placement basis, the issuer shall forward the listing application along with the disclosure as per this regulation to the stock exchange. यानी सबसे पहले इनको लिस्टिंग एप्लीकेशन देनी होगी किसको? स्टॉक एक्सचेंज को. ज्यादा कुछ दिया नहीं है, बस यही सिंपल बता रहे हैं. एंड द इशुअर शैल इंश्योर allotment of debt securities are done on a private placement basis and credit to the demat account of the investors. पहले इनको लिस्टिंग एप्लीकेशन देनी होगी और फिर ये देखना होगा कि जो भी सिक्योरिटीज हैं, डेट सिक्योरिटीज, उसका प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया हो और उनके डीमैट अकाउंट में डायरेक्टली वो सिक्योरिटीज क्रेडिट हो गए. कौन सी सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं? नॉन कन्वर्टेबल्स एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है, सेम चीज है परपेचुअल वाला, ये रहने देना. इसके बाद लास्ट में ये देख लो बस, लिस्टिंग ऑफ कमर्शियल पेपर. कमर्शियल पेपर हमने आपको बताया था क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ बॉन्ड. ठीक है, तो कमर्शियल पेपर नाम से समझना, कमर्शियल मींस कंपनी. कंपनी जब इशू करती है, बॉन्ड इशू कर रही है लोगों से पैसा रेज करने के लिए, इसको क्या कहा जाता है? कमर्शियल पेपर. इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू. तो डिस्काउंट पे इशू हो गया और फेस वैल्यू पे रिडीम हो गया, तो जो डिफरेंस हो गया वही इनका ब्याज हो गया. कह रहे उसकी क्या कंडीशंस है, देखिए. Issuer desirous of listing of commercial paper shall comply with conditions as may be specified. आपको ये समझ में आ रहा है ना कि बस यही नहीं है, ये आपके में इतना दिया है. ये पॉइंट जैसे लिखा है, issuers desirous of listing of commercial paper shall comply with conditions as may be specified. कंडीशन क्या है वो आपके कोर्स में नहीं है, हाँ देखनी तो पड़ेंगी ही. तो ये बहुत, ये चैप्टर इसीलिए छोटा है, ये है छोटा नहीं, आपके में दिया छोटा है क्योंकि उतना रेलेवेंट नहीं है. ठीक है, तो ये है पूरा डिटेल में, जितनी भी अभी चीजें लिखी है उसमें सब जगह लिखा है. जैसे ग्रीन डेट सिक्योरिटीज के लिए लिखा था कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड. अब कंडीशन क्या है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिलहाल हमें मतलब नहीं है, लेकिन एज अ कंपनी सेक्रेटरी जब आप कंपनी में देखेंगे तो आपको ये चेक करनी पड़ेगी इनकी रेगुलेशंस में. ओके, तो कह रहे हैं कमर्शियल पेपर की वो कंडीशंस जो एप्लीकेबल होती हैं वो चेक करनी पड़ेंगी. द इशुअर दैट हैज फाइल्ड अ जनरल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट and subsequently intends to issue commercial paper and seek listing during the validity period of such general information document shall file a key information document with the disclosure as may be specified. हमको बस ये पॉइंट पढ़ के बताओ, इनका ये जो जनरल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है ये किसकी तरह है? जैसे डैश इन केस ऑफ आईपीओज, ऑफर डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस. कह रहे हैं जैसे शेयर इशू के केस में ऑफर डॉक्यूमेंट था या नॉन कन्वर्टेबल के केस में ऑफर डॉक्यूमेंट था, बिल्कुल वैसे ही कमर्शियल पेपर के केस में उसको नाम इन्होंने क्या दे दिया, देखो, जनरल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट. ओके, शेल्फ प्रोस्पेक्टस बताओ क्या था, हमने बताया था लास्ट टर्म पे. व्हाट वाज शेल्फ प्रोस्पेक्टस? जब एक साल में कई इशू करने होते हैं तो साल के बिगिनिंग में एक प्रोस्पेक्टस दे दिया जाता है, विच इज एक्टिंग एज अ प्रोस्पेक्टस फॉर ऑल द इशूज. ठीक है, अब ये पॉइंट पढ़ो अगला. अगर उन्होंने ये कर दिया तो ये नहीं करना पड़ेगा. फिल इन द रिक्त स्थान भरिए. अगर उन्होंने शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया है तो जनरल इंफॉर्मेशन फाइल करने की जरूरत नहीं. बताओ क्यों? क्योंकि वही चीज तो है. कह रहे हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस में भी कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जनरल इंफॉर्मेशन भी लेटर ऑफ ऑफर था. तो अगर आपने शेल्फ इंफॉर्मेशन शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया है तो ये जनरल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. ठीक है, द डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज शैल कलेक्ट अ रेगुलेटरी फी as specified in the regulation from an issuer of commercial paper at the time of their listing. मतलब समझ गए क्या हुआ? कह रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज अगर आप कमर्शियल पेपर इशू करने आए हैं तो आपसे कुछ एडिशनल फीस ले ली जाएगी. द इशुअर शैल अप्लाई फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम. ये एक सेबी का कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम होता है जिसको स्कोर्स कहा जाता है. अभी ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा नहीं है. जितनी भी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड कंप्लेन्स हैं वो इस सिस्टम के थ्रू जाती हैं. ओके, तो ये कह रहे हैं यही जो स्कोर्स है वही ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर है कमर्शियल पेपर के इशू का भी. मतलब कमर्शियल पेपर से रिलेटेड भी अगर कोई इश्यूज है तो वो भी सेबी के स्कोर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू ही एड्रेस की जाएंगे. तो अगर कमर्शियल पेपर का आता है तो यही वाले पॉइंट्स लिख दीजिएगा.
कि सबसे पहला क्या था, उनको कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी। सेकेंड, उनको जनरल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। अगर शेल्फ प्रोस्पेक्टस बनाया है तो जनरल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, और एक एडिशनल रेगुलेटरी फीस जो है वो इनको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इस पूरी चीज में आपका छोटा सा जो रोल है वो पढ़ लो। अच्छा, रोल आपका छोटा था इसीलिए आपको चैप्टर भी छोटा दिया है इन्होंने। कह रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी इज अ वाइटल लिंक बिटवीन कंपनी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा. Company secretary can play an important role in fulfilling the role of governance of professional for companies. Governance for professional for companies with listed debt security. कुल मिला के जो कंपनी लिस्टेड डेट सिक्योरिटी इशू कर रही है वहां पर भी कंप्लायंसेस देखने का काम आपका होगा कंपनी सेक्रेटरी का. कंपनी सेक्रेटरी मॉनिटर्स, मैनेजेस इंफॉर्मेशन अपडेट्स एंड कंडक्ट रेगुलर असेसमेंट टू इंश्योर दैट कंपनी रिमेन्स अब्रेस्ट ऑफ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स. अब्रेस्ट ऑफ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड मतलब टाइम टू टाइम वो ये चेक करेगा कंपनी सेक्रेटरी कि कंपनी ने ये रेगुलेशंस कंप्लाई करी हैं कि नहीं करी हैं. ये सब तब हो सकता है जब कंपनी सेक्रेटरी को वो रेगुलेशंस आती हैं. ये लास्ट लाइन समझ आई आपको? तभी चेक कर पाएगा. ठीक है, फाइन. सो इट वाज अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं. सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अगर समझ लो तो एक तो थी एलिजिबिलिटी, ठीक है, जनरल कंडीशंस, ग्रीन डेट सिक्योरिटी की डेफिनेशन, फिर उसका प्रोसीजर, ठीक है, देन वो सिंपल प्राइवेट प्लेसमेंट और वो 2-3 टॉपिक्स थे, और लास्ट में कमर्शियल पेपर. बस ये 4-5 टॉपिक्स हैं जो इसमें कर लेना. फाइन, ठीक है, चलो इसको यहाँ पे स्टॉप करेंगे. कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, ये आ रहा है सीरीज में, डाल दें? नहीं तो तुम ऐसे क्यों, बाकी तुमने पढ़ लियो हैं? पढ़ लिए तुमने? बाकी थोड़े बहुत पढ़ लिए हैं. अच्छा ठीक है, चलो. ओके, सो कल हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके